असली सवाल ये नहीं था कि वो कितना बड़ा है, बल्कि हैरानी की बात ये थी कि वो इतना बड़ा आखिर क्यों है। आज के सांप इतने बड़े क्यों नहीं होते? इसका जवाब छुपा है मौसम में। जी हाँ, सांप एक्टोथर्मिक यानी ठंडे खून वाले जानवर होते हैं। इंसान अपना बदन गर्म रखने के लिए अंदर से गर्माइश पैदा कर सकता है, मगर सांप अपनी गर्मी के लिए माहौल के टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। बायोलॉजी का एक सिंपल असूल है कि माहौल जितना गर्म होगा, ठंडे खून वाले जानवर का मेटाबॉलिज्म उतना ही तेज चलेगा। तेज मेटाबॉलिज्म का मतलब है ज्यादा ताकत, ज्यादा खाना हजम कर पाना, तेजी से बढ़ना और बड़े जिस्म को बर्दाश्त कर पाना। टाइटैनोबोआ की डिस्कवरी ने एक्सपर्ट्स के सामने सिर्फ एक नया सांप ही नहीं, बल्कि उस वक्त के मौसम का थर्मोमीटर भी पेश कर दिया। टाइटैनोबोआ की ये जायंट बॉडी इस बात का जीता जागता सबूत थी कि 6 करोड़ साल पहले उस वक्त कोलंबिया के इस माहौल का टेम्परेचर आज से कहीं ज्यादा था। उस दौर में धरती का मौसम इतना गर्म था कि साल भर दिन रात हर वक्त टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता था। अगर एवरेज टेम्परेचर ही इतना ज्यादा था तो जाहिर है ह्यूमिडिटी भी इंतहा की होगी, इतनी कि शायद सांस लेना भी भारी लगे। ये एक ऐसा ढका हुआ जंगल था जो कभी ठंडा नहीं होता था। इस लगातार गर्मी ने टाइटैनोबोआ को ये ताकत दी कि वो इतना बड़ा हो सके। आज का अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो हमें काफी नम और गर्म महसूस होता है, शायद टाइटैनोबोआ के लिए बहुत ठंडा पड़ जाए। अगर वो आज जिंदा होता तो शायद इसी रेन फॉरेस्ट में जिंदा नहीं रह पाता, क्योंकि उसके इतने भारी जिस्म को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो सिर्फ उसी शदीद गर्मी में मिल सकती थी। अब जाहिर है इतने बड़े जिस्म को जिंदा रखने के लिए खाना भी उतना ही खाना होगा। यहाँ पर सवाल उठता है कि टाइटैनोबोआ शिकार कैसे करता था? क्या ये हॉलीवुड फिल्मों के अजदहों की तरह जमीन पर तेजी से रेंगता हुआ अपने शिकार के पीछे भागता था? बिल्कुल नहीं। इतना बड़ा और भारी जिस्म जमीन पर शिकार करना तो दूर की बात, इसका जमीन पर रेंगना ही काफी मुश्किल था। ग्रेविटी उसके वजन के खिलाफ काम करती थी, क्योंकि सांप जितना लंबा होगा वो जमीन से चिपक कर चलेगा। इसका मतलब है उतनी ही ज्यादा फ्रिक्शन। तहकीक से मालूम पड़ा कि टाइटैनोबोआ बहुत सुस्त था, इसीलिए वो जमीन का नहीं बल्कि पानी का शिकारी था। ये बिल्कुल उसी तरह एक्ट करता था जैसे आज का मगरमच्छ करता है। वो अपना ज्यादातर वक्त दलदली पानी के अंदर गुजारता, क्योंकि पानी उसके भारी जिस्म को सहारा देता था और वो उसमें फ्लोट करके बोयंसी की मदद से अपने वजन को कम महसूस करता था और फुर्ती दिखा सकता था। गहरे दलदल वाले इलाके में वो घात लगाकर छुप जाया करता, सिर्फ उसकी आंखें और नाक पानी से बाहर दिखाई देती थी। वो एक एम्बुश प्रीडेटर था, यानी घात लगाकर हमला करने वाला शिकारी। वो अपने शिकार के पीछे नहीं भागता था, बल्कि लंबे वक्त तक घात में ही इंतजार करता था। घंटों शायद दिनों तक वो बिना हिले जुले पानी में घात लगा सकता था। उसका जिस्म पानी के रंग में ऐसे कैमोफ्लाज हो जाता कि शिकार को उसकी मौजूदगी का एहसास तक ना होता। और जैसे ही जब कोई जानवर पानी पीने के लिए किनारे पर आता, टाइटैनोबोआ बिजली की तेजी से उस पर वार करता था। साइंटिस्ट ने बायोमैकेनिकल मॉडल्स के जरिए अंदाजा लगाया है कि जब टाइटैनोबोआ अपने शिकार को जकड़ता था तो वो लगभग 400 psi से भी ज्यादा प्रेशर डालता था। ये दबाव इतना ज्यादा है कि मान लें 2 अफ्रीकन हाथी आपके सीने पर लाकर खड़े कर दिए जाएं। टाइटैनोबोआ अपने शिकार का दम टूटने का इंतजार नहीं करता था, बल्कि इतना प्रेशर सीधा उसकी हड्डियां तोड़ देता और ब्लड की सर्कुलेशन फौरन रुक जाती थी, यानी पलक झपकते ही शिकार का काम तमाम। लेकिन आखिर वो खाता क्या था? इतने देव जिस्म को जिंदा रखने के लिए उसे बहुत ज्यादा खाना चाहिए था। 6 करोड़ साल पहले के इस ट्रॉपिकल जंगल में टाइटैनोबोआ का पसंदीदा खाना बड़े कछुए और पुराने जमाने के बड़े क्रोकोडाइल्स थे। जी हाँ, उस जमाने में ऐसी किस्म के कछुए भी मौजूद थे जिनका साइज 8 फुट से भी बड़ा था, यानी एक स्नूकर टेबल जितना बड़ा कछुआ। टाइटैनोबोआ ऐसे कछुओं को अपने जबड़ों में जकड़कर उनके सख्त शेल को चीर सकता था। उसके दांत मछली पकड़ने के लिए डिजाइन नहीं थे, बल्कि मोटी हड्डियां कुचलने के लिए बने थे। इसी तरह जो मगरमच्छ आज जंगल के तालाबों में खौफ का आलम बने हैं, उनसे बड़े मगरमच्छ उस दौर में टाइटैनोबोआ का खाना हुआ करते थे। इन सब हकीकतों से जाहिर होता है कि टाइटैनोबोआ अपने दौर में शिकारियों के भी शिकारी और अमेज़न के बेमिसाल बादशाह थे। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि जब इसकी मोटाई ही एक हेल्दी इंसान की कमर जितनी थी तो वो इतना बड़ा कछुआ कैसे खाता होगा।
यहाँ आपको बताता चलूं कि सांपों की डिस्कवरी में सबसे बड़ी मुश्किल उनका स्कल यानी खोपड़ी ढूंढना होता है। सांप का स्कल बहुत ही नाजुक हड्डियों से बना होता है जो मरने के बाद जल्दी टूट फूट जाती है। टाइटनोबोआ की डिस्कवरी के पहले चंद सालों तक एक्सपर्ट्स के पास सिर्फ रीढ़ की हड्डियां थी, जिसकी वजह से वो इसके चेहरे और शिकार करने के तरीके का अंदाजा सही से नहीं लगा सकते थे। लेकिन फिर 2011 में एक इंटर्न जॉर्ज मोरिनो बेर्नल ने सेरिहून में टाइटनोबोआ का स्कल ढूंढ निकाला। ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम डिस्कवरी थी। इस स्कल ने साबित किया कि उसका जबड़ा एनाकोंडा की तरह डिसलोकेट हो सकता है, जिससे वो अपने सर से 3 गुना बड़ी चीज आसानी से निकल सकता था। उसके ब्रेन का साइज बहुत छोटा था, लेकिन उसके सेंसेस बहुत तेज थे। उसके पास पिट ऑर्गन्स थे जो दूसरे जानवरों के जिस्म की हीट को महसूस कर सकते थे, जिससे वो अंधेरे में भी शिकार कर सकता था। ये भी याद रखें कि पानी टाइटनोबोआ के लिए सिर्फ शिकार का ही जरिया नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट था। इतना बड़ा जिस्म अगर पूरी तरह खुश्क जमीन पर रहता तो अपने ही वजन से दब जाता और उसके इंटरनल ऑर्गन्स फट जाते। पानी उसको सहारा देता था ताकि वो अपने बोझ को हल्का कर सके। यानी टाइटनोबोआ की जिंदगी एक परफेक्ट बैलेंस में थी। गर्मी उसको ताकत देती थी और पानी उसका वजन कम रखता था। ये कुदरत का एक ऐसा अजूबा था जो अपने एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर वो इतना ही परफेक्ट था, इतना ताकतवर था और उसका कोई शिकारी दुश्मन भी नहीं था, तो आखिर जंगलात के ये बादशाह खत्म कैसे हुए? आज के दौर में वो हमें नजर क्यों नहीं आते? इसका जवाब बहुत ही सिंपल मगर काफी अफसोसनाक है। दुनिया बदल गई, लेकिन टाइटनोबोआ खुद को उस तरह बदल ना सका। पेलियोसीन दौर के बाद जमीन का मौसम आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होना शुरू हुआ। हम इंसानों के लिए चंद डिग्रीज का ऊपर नीचे होना मामूली बात होती है, लेकिन एक ठंडे खून वाले अजदहे के लिए ये मौत का पैगाम था। जैसा कि आपने पहले जाना, टाइटनोबोआ का मेटाबॉलिज्म माहौल की गर्मी पर डिपेंड करता था। जब ठंड बढ़ना शुरू हुई तो उसका मेटाबॉलिज्म सुस्त पड़ गया। उसका खाना हजम करने का प्रोसेस ज्यादा लंबा हो गया और उसकी ताकत कम होती गई। अब ना वो पहले जैसा फुर्तीला था और ना ही आसानी से शिकार दबोच सकता था। सिर्फ टेम्परेचर का कम होना ही नहीं, बल्कि यहाँ का पूरा इकोसिस्टम ही बदल गया। रेन फॉरेस्ट में जो दलदली इलाके टाइटनोबोआ के रहने के लिए परफेक्ट थे, वो आहिस्ता आहिस्ता सूखने लग गए और दलदल कम होने लगी। और इस सब के साथ साथ ताबूत में आखिरी कील मैमल्स ने ठोक दिया। दुनिया में मैमल्स बढ़ना शुरू हो गए और जो शिकार पहले टाइटनोबोआ का था, वो अब दूसरे जानवरों में डिवाइड हो गया। देखते ही देखते सब कुछ दुनिया के सबसे बड़े अजदहे के लिए कम पड़ गया। ना दलदल बची, ना गर्म मौसम और ना ही शिकार। सिर्फ चंद डिग्रीज ठंडे मौसम ने दुनिया के सबसे बड़े सांप को तारीख का हिस्सा बना कर रख दिया। उम्मीद है ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।